हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं मज़े से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो आज से हम साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th साइंस, जिसके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। उसमें से हम सबसे पहला पार्ट बात करेंगे फिजिक्स में भी चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज की इस वीडियो में हम परावर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश होता क्या है बच्चों? प्रकाश यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा जो कि क्या करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना अर्थात प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा जिससे क्या हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते कैसे हैं? प्रकाश का परावर्तन, इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। यानी कि हमने एक दर्पण ले लिया है, यह है एक समतल कांच की पट्टिका और इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिए? पॉलिश कर दी, ये रही। और जब किसी समतल कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। अब यानी कि हमने प्लेन मिरर लिया है, समतल दर्पण लिया है, ये क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और ये जो पॉलिश है वो है निकिल या चांदी या रेड ऑक्साइड। निकिल, चांदी या रेड ऑक्साइड की हमने पॉलिश कर दी। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आपतित करवाई। यहाँ पे जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित करवाई, यानी एक माध्यम से चली। ऊपर कौन सा माध्यम है? ऊपर माध्यम है वायु। जब वायु माध्यम में से प्रकाश की किरण चल के आई और दर्पण पे आके गिरी तो यानी कि रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ। यानी ये वो किरण है वो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, वायु में ही। यानी कि ऊपर से एक किरण आई, वापस यहाँ पर टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। और ये होता है बच्चों अभिलंब। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में होता है बच्चों अभिलंब। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, यानी कि ये माध्यम है वायु, यानी कि ये क्या है? प्रकाश की किरण है। माना कि मैंने हमारे चैनल पर कई एक्सपेरिमेंट करा रखे हैं इससे रिलेटेड, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यानी कि ये एक दर्पण है, ये प्रकाश की किरण है, यानी ये एक माध्यम से चलकर ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आने वाली किरण, इसका नाम है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है अभिलंब। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है वो है आपतन कोण। यह है आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये हो गया आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तन कोण है कोण आर। अब देखो बच्चों, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? यानी कि जब प्रकाश की किरण, यह प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आई तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों, जो प्रकाश का परावर्तन है ना वो है दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो होता है प्रकाश का नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और जो दूसरा होता है वो होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। बच्चों देखो, जो नियमित परावर्तन होता है उसमें क्या होता है? यानी कि हम एक दर्पण लेते हैं, सेम मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। एक दर्पण लेते हैं, उस पर पॉलिश क्या कर दिया हमने? कांच की पट्टिका पर अगर पॉलिश कर दिया तो उसे दर्पण कहते हैं। ये दर्पण ले लिया। अब यहाँ पर एक किरण नहीं कराएंगे, एक किरण होती तो वो किरणपुंज होता है। अब क्या हम करें? किरणों का एक समूह, यानी कि एक से अधिक किरणें आपतित कराएंगे इस पर। यहाँ पर तो हमने करवाई एक किरण आपतित, इस पर करवाएंगे किरणों का पुंज यानी समूह। यानी एक किरण ये आ रही, एक किरण ये आ रही, एक किरण ये आ रही, यानी एक से ज़्यादा किरण। तो ये परावर्तन होकर इधर लौट गई, ये भी इधर लौट गई और ये भी इधर लौट गई। अब
यहां तक हमें पता नहीं कि कौन सी किरण किधर से आ रही है किधर जा रही है। इसको दिखाने के लिए हम एरो का चिन्ह लगाएंगे यूं, यानी कि ये किरण यहां से आ रही है और इधर को जा रही है, और जो अवलंब है वो हम इनको डॉट 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 से बना देंगे। अब ये जो तीनों किरण है वो है आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज, और ये जो तीनों किरण है वो है परावर्तित किरण पुंज। अब देखो बच्चों, यानी कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, यानी कि समतल चिकना पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद में वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये परावर्तन होता है उसके बाद में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, यानी कि जो सभी किरणें उनकी जो दिशा है, परावर्तन होने की दिशा है, वो क्या समान है। इसको तो बोलते हैं हम नियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए जो दूसरा है विसरित परावर्तन, इसमें क्या होता है? इसमें हम क्या लेते हैं? एक खुरदरा पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, खुरदरा यानी कि जो उबड़ खाबड़ पृष्ठ है वो लेते हैं। इस पर क्या हमने पॉलिश की तो ये क्या बन गया? दर्पण का खुरदरा पृष्ठ बन गया। जैसे ही हम इस पर आपतित किरण पुंज आपतित करवाएंगे, यानी कि जैसे ही हम इस पर प्रकाश की किरणें आपतित करवाएंगे, वही किरणें, देखो ये किरणें आ रही लेकिन जाएंगी ना, वो जो लौटेंगी तो वो क्या भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाएंगी। उनकी जो दिशा है तीनों की वो निश्चित नहीं होगी। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तीनों किरण आ रही हैं एक साथ और तीनों किरण एक ही समान दिशा में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आ तो एक ही दिशा से रही किरण, यहाँ पे आ तो एक ही दिशा से रही है, लेकिन जो जाने वाली किरणें यानी जो परावर्तित किरणें उनकी दिशा भिन्न भिन्न है, यानी वो समान कोण नहीं बना रही हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम विसरित परावर्तन। ये हो गया दर्पण खुरदरा, इस पर आपतित किरणें आपतित हो रही हैं। किरणें आपतित तो समान दिशा से हो रही हैं, समान कोण से हो रही हैं, लेकिन जो परावर्तित किरणें उनकी जो दिशा है वो भिन्न भिन्न है, उनका जो कोण है वो भी भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पे का, यहाँ का कोण भी समान है, आने वाली किरणों का भी और जाने वाली किरणों का भी, लेकिन यहाँ पे जो जाने वाली किरणें यानी जो परावर्तित किरणें हैं उनका कोण क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यह क्या है? यह है विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन, और यह है रेगुलर परावर्तन, यानी कि जो आने वाली किरणें हैं जो परावर्तन के बाद में जाएंगी ना, उनका कोण क्या है? बराबर होगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, बच्चों परावर्तन के नियम समझने के लिए हम केवल इसी डायग्राम को दोबारा से देखेंगे एक बार। परावर्तन के नियम क्या हैं? यानी कि ये जो किरण है उसका नाम है आपतित किरण, ये जो किरण है उसका नाम है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। अब देखो नियम यहीं से बन रहा है, पहला जो नियम है परावर्तन का वो यहीं से बन रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखो बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों धरातल के एक ही तल में स्थित होते हैं। ये देखो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो तीनों जो किरण हैं, तीनों जो चीज है, उनका जो पॉइंट है वो क्या? एक ही है, यानी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों धरातल के एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या बच्चों? हमने अभी देखा था, ये जो कोण है वो है आपतन कोण, ये जो कोण है वो है परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तीसरा नियम भी देख लेते हैं। ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण की जो चाल और आवृत्ति इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमने परावर्तन के तीन नियम देखे बच्चों। तीन नियम कौन कौन से? पहला जो नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों धरातल के एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तीसरा नियम क्या है? परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जिस वेग से जो किरण आ रही है उसी वेग से वापस लौट जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश की सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों जो परावर्तन का प्रकार है वो क्या? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन।
पहला हमने देखा नियमित परावर्तन, इसमें क्या होता है, यानी कि प्रकाश का एक किरण पुंज आता है, वो दर्पण से टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। लेकिन जो किरणें हैं परावर्तन के बाद में, जो किरणें हैं वो सभी एक निश्चित दिशा में जाती हैं और सभी का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यह एक निश्चित दिशा में गई है, जो परावर्तित किरण है वो क्या है, निश्चित दिशा में गमन कर रही हैं। अब होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें आपतित किरण पुंज है वो तो क्या समान कोण से आती है, समान दिशा में से आती है, लेकिन जब परावर्तित होती हैं तो जो परावर्तित किरण है उनकी जो दिशा है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। ये देखो ऊपर गई, ये तिरछी हो गई, ये तिरछी हो गई, यानी कि इनकी जो कोण है वो क्या इक्वल नहीं है और दिशा भी क्या इक्वल नहीं है इनकी। ठीक है, अब देखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमने अभी पढ़े 3। पहला नियम क्या है, चित्र के आधार पर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों धरातल के एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं हम दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण क्या होता है, देखो बच्चों, यानी कि हम कोई कांच की पट्टिका ले लें, यानी कोई कांच की अगर हम पट्टिका ले लें और उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दर्पण। कांच की पट्टिका पर पॉलिश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर पॉलिश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, मैं उसके लिए जो नोट्स हैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है, ये हमारी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है। ठीक है, इस पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यानी कि दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी कांच की पट्टिका की, ये कोई कांच है माना कि, और कांच की पट्टिका के इसके दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा, यानी इस पर अगर एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा दर्पण। अब जो दर्पण होता है वो होता है दो प्रकार का। पहला तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी समतल कांच की पट्टिका के, यानी कि मेरे पास क्या है, यह है समतल कांच की पट्टिका, यह है समतल बिल्कुल प्लेन समतल कांच की पट्टिका के, यदि किसी एक पृष्ठ पर, यह है प्लेन मिरर, यानी कि इसके अगर एक पृष्ठ पर अगर मैं पॉलिश कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समतल दर्पण। क्या बन जाएगा बच्चों, समतल दर्पण। ठीक है, यदि किसी समतल कांच की पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यानी कि ये समतल कांच ले लिया मैंने और इस पर क्या कर दी, पॉलिश, तो ये बन गया समतल दर्पण। देखो बच्चों, कांच में और दर्पण में अंतर होता है, कांच और एक होता है दर्पण। कांच तो वो होता है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि उस पर कोई पॉलिश नहीं हो रही है, जबकि दर्पण होता है जिसमें कि एक पृष्ठ पर पॉलिश हो रही है, यानी कि जैसे हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं सुबह से, वो क्या होता है, वो होता है दर्पण, उसको कांच नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो कांच में आर पार देख सकते हैं जबकि दर्पण में आर पार नहीं देख सकते। दर्पण में क्या होती है, पॉलिश हो रही होती है, और पॉलिश किसकी हो रही होती है, निकिल चांदी या रेड ऑक्साइड की, हमने अभी देखा था जब परावर्तन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया समतल दर्पण। अब यदि गोलीय दर्पण की बात करूं तो गोलीय दर्पण कैसा बनता है, ये खोखला गोला होता है कांच का, ये खोखला गोला है, तो यदि किसी कांच के खोखले गोले, ये है कांच का खोखला गोला, अगर हम इसको बीच में से काट दें तो मेरे पास एक पार्ट तो ये बन जाएगा और दूसरा पार्ट ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब देखो, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के, यदि किसी खोखला, यह है कांच का खोखला गोला, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर, अब हम ये नहीं बोल रहे हैं उभरे हुए पृष्ठ पर या धसे हुए पृष्ठ पर, अभी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब देखो बच्चों, गोलीय दर्पण यदि हम कर दें उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, अगर हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, अगर कटे हुए भाग के किसी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो वो क्या, गोलीय दर्पण। यदि अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर बच्चों हम यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के धसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो वो बन जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण।
वो बन जाएगा उत्तल दर्पण। अब डेफिनेशन किस प्रकार देंगे अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की? यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के धसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों ये जो दर्पण है अवतल दर्पण वो होता अभिसारी। क्या होता? अभिसारी। अभिसारी क्यों होता? देखिए जैसे यहाँ से हम, ये क्या मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई प्रकाश की अगर किरण हम भेजेंगे तो वो टकराने के बाद हम फोकस से होकर लौट जाएगी, यानी ये किरण यहाँ से लौट गई, और नीचे से अगर कोई हम किरण भेजेंगे तो यहाँ से टकरा कर यहाँ लौट गई। यानी कि ये क्या करता है, ये प्रकाश की आने वाली किरणों को एक एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। यानी मेरे पास जैसे ये क्या दर्पण है और यहाँ से किरणें आ रही हैं, सामने से किरणें आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, सभी आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर क्या कर देगा, फोकसित कर देगा, यहाँ एक ही बिंदु पर मैच कर देगा। जैसे यहाँ से किरण जा रही है ये रही, और यहाँ से किरण जा रही है, सभी को एक ही बिंदु पर मिला रहा है, यानी अभिसरित कर रहा है, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर अभिकेंद्रित। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी। और ये जो दर्पण होता है वो होता है अपसारी। अपसारी क्यों होता है? यानी कि जैसे अगर इस पर हम ये देखिए, ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर जैसे इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा, ये अपसरित कर देगा किरणों को, यानी फैला देगा, यूं फैला देगा। इसने तो क्या किया, एक ही बिंदु पर केंद्रित किया, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। अभिकेंद्रित किया इसलिए अभिसारी कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि बिखेर देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण कौन सा है? यह है उत्तल दर्पण। अब बात करेंगे जो समतल दर्पण है बच्चों। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं होती है कुछ। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्या क्या विशेषताएं होती है उनको हम देखने वाले हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं। देखो बच्चों, यानी कि मेरे पास अगर दर्पण लग रहा है सामने, मान के चलो, इस प्रैक्टिकल को आप घर पे भी खुद कर सकते हैं। जैसे सामने हमने दर्पण लिया यहाँ पे, और इसके सामने हमने कोई चीज़ रख दी, यानी कि ये दर्पण है और ये क्या है, कोई बिंब है। बिंब यानी वस्तु, ठीक है, वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, और जो इसका फोटो बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। तो ये मैंने मेरे यहाँ पे कोई वस्तु रख दी इसके सामने, तो ये देखो जैसे हम मैं इसके पास ले जाऊँगा, यानी कि जो वस्तु की दूरी, यानी कि जो बिंब दूरी अगर मैं घटाऊँगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी घट जाएगी। यानी कि जैसे अगर ये जैसे कैमरे से शूट कर रहा हूँ, अगर मैं कैमरे के पास जाऊँगा, यानी कैमरा क्या है, माना कि कैमरा है दर्पण और मैं हूँ बिंब, ठीक है, और जैसे मैं इसके पास जाऊँगा तो मेरी जो दूरी है वो घटेगी। तो जब मेरी दूरी घटेगी तो जो मेरा फोटो बन रहा है उसकी भी दूरी घटेगी। जैसे मैं आपके पास आ गया तो शायद वीडियो में भी आपके पास आ रहा हूँ, यानी कि जो बिंब दूरी है वो है प्रतिबिंब दूरी के बराबर। क्या होगा, पहली विशेषता है बिंब दूरी, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी होती है बच्चों u और प्रतिबिंब दूरी तो b। जैसे मैं यहाँ पे दर्पण ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई वस्तु ले रहा हूँ p नाम की, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी अगर जैसे इसकी दर्पण से अगर दूरी बिंब की 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण में कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। दूसरी बात आती है जो बिंब का आकार है, बिंब साइज, यानी बिंब की जो हाइट है, साइज है, वो प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। यानी इतना बड़ा है, माना कि ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, इतनी, इसकी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। यानी कि जैसे ये दर्पण है, दर्पण के सामने मतलब जितना दूरी पर ले जाऊंगा, दूरी तो होगी इतनी होगी, तो जो आकार है ना वो उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना बड़ा है। यानी कि जैसे मेरी हाइट इतनी है तो मेरी हाइट दर्पण में भी इतनी ही दिखाई देगी, ना कम ज़्यादा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ना तो कम दिखाई देगी ना ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब की हाइट है, साइज है, वो क्या होगी, वो भी बिंब साइज की प्रतिबिंब साइज के बराबर होगी आपस में, प्रतिबिंब साइज। अब बात करता हूँ तीसरी घटना होती है पार्श्व परावर्तन की घटना। पार्श्व परावर्तन घटना क्या होती है, इस प्रैक्टिकल को भी आप घर पे कर सकते हैं। सामने दर्पण रखिए
और आप राइट वाले हैंड को उठाएंगे अगर दर्पण के सामने, तो आपको दर्पण में लेफ्ट वाला हैंड उठा हुआ दिखाई देगा। और यदि आप लेफ्ट वाले हैंड को उठाएंगे दर्पण के सामने, तो आपको राइट वाला हैंड उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, यदि जो वस्तु का यानी बिंब का दायां भाग बायां और बायां भाग यदि दायां दिखाई दे, तो इस घटना को पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। यानी कि जो दायां पार्ट है वो तो दिखेगा बायां, और बिंब का जो बायां पार्ट है वो दिखेगा दायां। इस घटना को पार्श्व का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण की विशेषता है बच्चों, वो है 3। पहली विशेषता है बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगी, बिंब की जो साइज है वो प्रतिबिंब साइज के बराबर होगा। और तीसरा है पार्श्व परावर्तन, यानी कि जो बिंब का दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे आपसे पूछ लिया जाए, यदि दर्पण के सामने, यह है समतल दर्पण, यह है समतल दर्पण, यहाँ पे कोई बिंब रखा है, यहाँ पे ये कोई बिंब रखा है, ठीक है। तो बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिबिंब की क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, माना कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि कोई बिंब रखा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये दर्पण है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बच्चों, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी पर, यानी कि हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था u बराबर b, यानी कि बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, यदि समतल दर्पण के सामने कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो बिंब से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बताओ। बिंब से, बिंब यहाँ पे और प्रतिबिंब यहाँ पे, तो बिंब से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, 10 ये इसका और 10 इसका, 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए जो भी कुछ बताया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट के जरिए हमें फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपके जो पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए आए हैं तो हम आगे इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए संपूर्ण साइंस लेकर आने वाले हैं, यदि आपके कमेंट में हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक मिला तो। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।